चलिए, तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो हॉस्टल अधीक्षक में एक नया टॉपिक जोड़ा गया है, खेल और शिक्षा, योग शिक्षा, इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा, उसको आज हम देखेंगे। तो हमारा टॉपिक है खेल, योग शिक्षा और मूल्य शिक्षा। तो इसके लिए कुछ बेसिक क्वेश्चन है, जैसे भारत के विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों से संबंधित कुछ आयोग बनाया गया है कि वो जो आयोग है वो किस तरह से इस टॉपिक से रिलेटेड है, उसको हम याद करने की कोशिश करेंगे। पहला आपका टॉपिक दिख रहा है कलकत्ता विश्वविद्यालय परिषद। ये एक साइड आपको दिखेगा आयोग, फिर उसका ईयर कब बना और उसके बारे में जो भी विशेष पॉइंट है उसको देखते चलना है। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय जो परिषद है वो 1818 में बना है। ठीक है, सारा जो है ये जितने भी समितियां हैं वो आपका जो शिक्षा है उस टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए इसको बताया जा रहा है। फिर दूसरे समिति का नाम है चार्ल्स वुड समिति। चार्ल्स वुड समिति कब बना है? तो 1824 में बना है। इसके लिए विशेष है, इसको कहा जाता है कि भारतीय जो शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोलते हैं इसको। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स वुड समिति। इसको कब बनाया गया? 1824 में बनाया। फिर तीसरा है हंटर शिक्षा आयोग। हंटर शिक्षा आयोग 1882-83 में। इसका जो विशेष क्या है? भारत में महिला शिक्षा, मतलब भारत में महिलाओं की शिक्षा का विकास करना, जो महिला शिक्षा है उसको डेवलपमेंट करना कौन से आयोग का है? हंटर शिक्षा आयोग। फिर नेक्स्ट है सर थॉमस रैले आयोग। ये बना है 1902 में। इसमें क्या है? इस आयोग के रिपोर्ट पर जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया 1904 में, इसी आयोग के क्या हुआ? इस आयोग ने क्या किया? सिफारिश किया। इस सिफारिश पर 1904 में जितना भी विश्वविद्यालय अधिनियम जो यूनिवर्सिटी वगैरह बनता है वो इस आयोग का सर थॉमस रैले आयोग के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है सैडलर आयोग। ये जो सैडलर आयोग है 1917 में। ठीक है, स्कूली शिक्षा 12 वर्ष करने का सुझाव, जो स्कूल का शिक्षा है उसको 12 साल तक पढ़ाइए, ऐसा करने का सुझाव कौन सा आयोग ने दिया है? सैडलर आयोग ने दिया। नेक्स्ट है हार्टिंग समिति। हार्टिंग समिति ने 1929 में व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा पर जोर दिया। जो ITI वगैरह चलता है, देखते हो, व्यावसायिक शिक्षा, उस पर जोर कौन से समिति ने दिया है? हार्टिंग समिति ने दिया है। फिर लास्ट है सर जॉन सार्जेंट समिति 1944। तो सीक्वेंस से चला देंगे ईयर वाइज, है ना। इस आयोग ने 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही। जैसा कि हम लोग संविधान में भी पढ़ते हैं 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, तो वो कौन से आयोग ने किया है? सर जॉन सार्जेंट समिति। तो इस तरह से हमने जो ये पहला चैप्टर है उसमें पढ़ा है कि भारत में स्वतंत्रता पूर्व बनी शिक्षा समितियां कौन कौन सी समितियां हैं जो स्वतंत्रता के पहले बनी थी और क्या क्या विशेष उसमें काम हुआ था। उसके बाद हम कुछ और समिति देखते हैं जो भारत में स्वतंत्रता के बाद बना है। भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद कौन कौन सी समिति या शिक्षा आयोग बना है, तो इसके लिए आपको जानना है। जो पहला है डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग, एस राधाकृष्णन, स्वामी राधाकृष्णन आयोग 1948 में बनाया गया। इसको जो UGC आप लोग जानते हो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिससे सारी यूनिवर्सिटी संबद्ध रहता है, UGC से संबद्ध बोलते हैं। तो ये जो UGC की स्थापना हुई है वो डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग, इसी आयोग से हुआ है। कब हुआ? 1948 में हुआ। एक ही है। मुदलियर कमीशन। मुदलियर कमीशन जो 23 सितंबर 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? माध्यमिक शिक्षा आयोग। मुदलियार कमीशन, म से और म से माध्यमिक शिक्षा से याद रखना। नेक्स्ट है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग 1964 से 66 में। विद्यालय का जो पाठ्यक्रम रहेगा, मतलब उसका जो सिलेबस रहेगा, उसका रूपरेखा रहेगा, उसका जो प्रशासनिक रहेगा, उसका निरीक्षण रहेगा, मतलब जो भी उसका सिलेबस है उसका निरीक्षण बोल सकते हैं, उसका प्रशासन, इससे संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं या फिर सिफारिशें हैं वो कोठारी आयोग में किया गया। तो ये दोनों आपने पढ़ा कि भारत में स्वतंत्रता से पहले क्या क्या शिक्षा आयोग बना था और स्वतंत्रता के बाद क्या क्या शिक्षा आयोग बना। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो औपचारिक शिक्षा है, औपचारिकतर शिक्षा है, औपचारिक शिक्षा बोलते हैं। औपचारिक शिक्षा किसको बोलेंगे? जो जरूरी है, और एक होता है अनौपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा देख लेते हैं किसको बोलते हैं।
देखिए औपचारिकतर शिक्षा मतलब औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के अतिरिक्त जो भी औपचारिक शिक्षा होता है और जो भी अनौपचारिक शिक्षा होता है उसके अतिरिक्त बालक के पूर्व अनुभव पर आधारित जो विश्वविद्यालय में प्राप्त किया है, बालक पहले अनुभव के आधारित जो भी शिक्षा है वो पहले से प्राप्त करता है या फिर जानता है अनुभव के आधार पर, उसी को क्या कहते हैं हम लोग औपचारिकेतर शिक्षा कहा जाता है। औपचारिक शिक्षा जिसको वो सीखता है। फिर औपचारिकतर शिक्षा आसपास के वातावरण, कहां से सीखता है? आसपास के वातावरण से सीख जाता है, स्वतः सीखने पर निर्भर करता है। इसमें किसी भी नियम को, क्रमबद्धता को, जो भी आवश्यकता रहता है उसको शिक्षार्थी स्वयं सीख जाता है। युवा, बाल, प्रौढ़ में कोई भी अपने वातावरण से ही सीख लेता है। ऐसे शिक्षा को ही क्या बोलते हैं? औपचारिकता शिक्षा कहते हैं। मतलब जिसको बालक जो है अपने आप ही वातावरण से सीख जाता है। फिर एक होता है सतत शिक्षा। ठीक है, सतत शिक्षा किसको बोलते हैं? सतत शिक्षा से तात्पर्य जो होता है छात्रों का जो भी साक्षरता अभियान रहता है, कुल साक्षरता अभियान या गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से अर्जित साक्षरता कौशल को रोकने और स्थिर करने, बुनियादी साक्षरता की निरंतरता से, निरंतर ऐसे भी कंटिन्यूअस जो वर्ड है वो सतत से है, तो कंटिन्यूअस प्रयास करता साक्षरता को करना, अभियान में जाना, उसके औपचारिक शिक्षा के माध्यम से हमको साक्षरता को क्या करना? अर्जित करना, और किसी भी कौशल को रोकना, लिखा है कौशल के रोकने और स्थिर करने के लिए बुनियादी शिक्षा की निरंतरता से। किसी भी कौशल को अगर आप काम करना बंद कर दोगे तो शिक्षा के स्तर क्या हो जाता है? गिरने लगता है। लगातार हम प्रैक्टिस करते रहते तो चीजें क्या रहता है? कंटिन्यूशन चलते रहता। तो जो चीज कंटिन्यू चलता है उसको क्या बोलते हैं? सतत शिक्षा कहा जाता है। उसके बाद शिक्षा के लिए गवर्नमेंट की भी बहुत सारा काम चलता रहता है, जैसे पूर्ण साक्षरता अभियान। पूर्ण साक्षरता अभियान क्या कर रहा है? पूर्ण साक्षर भारत, मतलब भारत जो है पूर्ण रूप से साक्षर हो, तो पूर्ण साक्षर भारत कार्यक्रम के लिए भारत कार्यक्रम साक्षरता मिशन की श्रृंखला में नवीनतम कड़ी है। मतलब साक्षरता करने के लिए एक नया कड़ी है कि भारत के सभी लोग क्या रहे? साक्षर रहे। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 5 मई 1988 को, तो ये याद रखना है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुआ? 5 मई 1988 को। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जी थे। 5 मई 1988 को पूर्ण साक्षरता अभियान के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई, जिस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, जिनका उद्देश्य था 15 से 35 आयु वर्ष के जितने भी गैर साक्षर लोग हैं उनको 2007 तक 95% क्या करना है? शिक्षित करना है। कितने आयु के वर्ग? 15 से 35 आयु के जितने भी गैर साक्षर लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है उनको साक्षर करने के लिए यह लक्ष्य को निर्धारित किया गया कि 95% लोगों को हम क्या करेंगे? साक्षर करेंगे। पूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य शिक्षा से कभी दूर मत रहना। इसके लिए एक प्रेरक वाक्य दिया गया है कि शिक्षा से कभी दूर मत रहना, तुम मानो यह कहना है। आपको यह कहना है कि शिक्षा से आप कभी दूर मत रहो, तुमको यह मानना है, यह कहना है। यह इसका क्या है? कथन कहा गया है या फिर प्रेरक वाक्य कहा गया है कि शिक्षा से कभी दूर मत रहना। तभी तो कोई व्यक्ति शिक्षित रहेगा, उसको हमेशा बोलना है कि शिक्षा से तुम दूर मत रहना, तुम मानो यह कहना है। ठीक है। फिर नव भारत साक्षरता कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी चल रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमने पढ़े, आरटी, एनईपी वगैरह एनसीपी को पढ़ाया था, उसमें बताया था आपको। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप केंद्र सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत स्थानीय भाषा में जो भी आपका लैंग्वेज है, स्थानीय लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में प्राथमिक स्तर तक पढ़ने लिखने पर ध्यान दिया जाए। आपका जो भी प्राइमरी लैंग्वेज है, जो भी भाषा है, उसमें आप पढ़ा लिखा जाए, जो भी प्राइमरी शिक्षा है। इसके प्रमुख 5 घटक है। क्या क्या है? सतत शिक्षा है ना, व्यावसायिक कौशल, ठीक है, फिर बुनियादी शिक्षा, प्राथमिक साक्षरता और महत्वपूर्ण जीवन के कौशल। ये 5 पॉइंट किसमें दिया गया है बोलेगा तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दिया गया है। तो ये आपके पूर्ण साक्षरता अभियान के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। पूर्ण साक्षरता अभियान में क्या किया गया कि ये भारत को पूर्ण साक्षर बनाने की एक कड़ी है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय जो साक्षरता मिशन है उसकी स्थापना 5 मई 1988 को किया गया। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी थे। इनका उद्देश्य था, ये जो पूर्ण साक्षरता अभियान था, 15 से 35 वर्ष तक के जितने भी गैर साक्षर लोग हैं उनको 95% शिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए एक प्रेरक वाक्य बनाया गया कि शिक्षा से कभी दूर मत रहना, तुम मानो यह कहना। फिर इसके बाद एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया। इसके सिफारिश के अनुसार जो भी स्थानीय भाषा में जहां भी जो भी लैंग्वेज चल रहा होगा
कोई भी राज्य में जो भी उसका स्थानीय लैंग्वेज है वहां प्राथमिक स्तर तक पढ़ने लिखने पर ध्यान दिया जाएगा। उसके लिए जो 5 मुख्य घटक है, सतत शिक्षा, व्यवसायिक कौशल, बुनियादी शिक्षा, प्राथमिक साक्षरता और महत्वपूर्ण जीवन कौशल, ये 5 पॉइंट को एनईपी ने क्या किया है, सिफारिश दी है। तो ये आपको जानना है। उसके बाद शैक्षिक तकनीक, विभिन्न नवाचार और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या नया नवाचार किया जा रहा है उसको हमको जानना है। तो शैक्षिक तकनीक, विभिन्न नवाचार मतलब शिक्षा की तकनीक एक ऐसा विज्ञान है, बोल सकते हो कि शिक्षा में नवाचार लाना, कि किस तरह से आप शिक्षा में नया नवाचार ला सकते हो जो उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में परिभाषित करने में सहायता करता है। जो भी आपका ऑब्जेक्ट रहेगा उसको व्यावहारिक रूप में डिफाइन करेगा। ऐसे नहीं कि किसी भी चीज को डिफिकल्ट बता दो लोगों को समझ में ना आए, वो व्यावहारिक रूप में समझ में आए। शिक्षा के उद्देश्य, उसके पाठ्य चर्चा, शिक्षण विधियां, मूल्यांकन, अनुशासन शिक्षण, प्रशिक्षण आदि शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र। कहने का मतलब यह है कि जो भी एजुकेशन है उस एजुकेशन का सिलेबस आपको क्लियर समझ में आना चाहिए कि क्या आप पढ़ा रहे हैं। शिक्षण की विधियां, जो आपका पढ़ाने का टेक्निक है, वो बच्चों को क्लियरली कि आप क्या पढ़ा रहे हो आगे वाले को समझ में आए। ठीक है, मूल्यांकन करना, उसका जो टेस्ट वगैरह ले रहे हैं वो प्रॉपर सही तरीके से होना चाहिए, सही मार्क्स दिया जाना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए शिक्षण में। ये सारे शैक्षिक नवाचार के क्या है, क्षेत्र है। अब शैक्षिक नवाचार का सिद्धांत क्या हो सकता है कि शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अर्थ होता है शिक्षा पाठ्यक्रम में नई तकनीकों को उपयोग में लाना है, जो भी शिक्षण की प्रक्रिया है उसमें नया उपयोग करना है। जैसे शिक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग करना है, किसी भी एग्जाम्पल को दे के बताना है, व्याख्यान विधि को छोड़कर हस्तपरक शिक्षा देना है, ज्यादा लेक्चर मारने के बजाय जो भी चीजें समझ में आए हस्तपरक उसके बारे में जोर देना है। पाठ्यक्रम में समयानुसार पूरा करना है, जो भी आपका सिलेबस रहेगा उसको समयानुसार पूरा करना है। आवश्यकता अनुसार संशोधन करना है, जो काम करनी है उन चीजों को समय के साथ क्या करना है, हटाना है, और शिक्षण गतिविधियां करना है। ये आपकी शैक्षिक तकनीक विभिन्न नवाचार है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शैक्षिक तकनीक विभिन्न नवाचार में क्या क्या चीज किया जाना चाहिए, तो आपको 4 ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा का लोक व्यापीकरण। शिक्षा का लोक व्यापीकरण मतलब क्या होता है, देखिए शिक्षा का लोक व्यापीकरण मतलब शिक्षा जो है वो शिक्षा का सार्वजनिक या लोक व्यापीकरण या सार्वभौमिकरण शाब्दिक अर्थ है। मतलब किसी भी शिक्षा का आप किस तरह से उसका सार्वभौमिकरण कर सकते हैं, मतलब शिक्षा का किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य और निःशुल्क रूप से उपलब्ध होता है। मतलब जो शिक्षा है वो सभी लोगों को क्या होता है, अनिवार्य रूप से उपलब्ध होता है कि अगर आप पढ़ना चाहोगे तो आपको उपलब्ध रहेगा। सरकार दे रही है खाने के लिए, पढ़ने के लिए बुक पुस्तक सभी चीज निःशुल्क है। तो शिक्षा का लोक व्यापीकरण करने का मतलब यही है कि किसी भी तरह से आप अगर आप शिक्षा लेना चाहते हो तो आप सभी स्तर में वो अनिवार्य है और निःशुल्क रूप से क्या हो रहा है, उपलब्ध हो रहा है। उसी को क्या बोलते हैं, शिक्षा का लोक व्यापीकरण कहते हैं, मतलब जन जन तक शिक्षा को पहुंचाना। फिर ये लोक व्यापीकरण में प्रमुख समस्याएं क्या क्या आ जाता है, निकटस्थ प्राथमिक विद्यालय का अभाव, मतलब पास में प्राथमिक विद्यालय नहीं रहता है जिसके वजह से बच्चा दूर पढ़ने नहीं जाता है, एक सबसे बड़ी समस्या। समय पर उम्र के अनुसार नामांकन ना होना, कई बच्चों का उम्र ज्यादा हो जाता है तो सही क्लास में उसका क्या नहीं हो पाता है, नामांकन नहीं हो पाता है। और निजी कारणों से विद्यालय को छोड़ना, अपने जो भी निजी समस्या रहता है उसके कारण से बच्चे विद्यालय को छोड़ देते हैं। यह है शिक्षा का लोक व्यापीकरण, मतलब जन जन तक शिक्षा को पहुंचाना है, हर लोगों को साक्षर करना है, ये उसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है शिक्षा के लोक व्यापीकरण की आवश्यकता एवं महत्व। क्या हो सकता है कि साक्षर प्रसार के लिए हम क्यों कर रहे हैं ये चीज, ताकि साक्षरता का क्या हो सके, प्रसार हो सके, बढ़ सके, है ना, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग साक्षर हो सके। सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय की भावना में सहायक होगा, सामाजिक समानता होगा, सामाजिक न्याय, पढ़े लिखे लोग रहेंगे तब तो समानता रहेगा और उनमें सामाजिक न्याय रहेगा। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक, जो भी आवश्यकता उसकी पूर्ति के लिए आवश्यक होगा। व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक होगा, व्यक्ति का डेवलपमेंट हो सकेगा, व्यक्ति पढ़ा लिखा रहेगा। स्व शिक्षा के लिए आवश्यक और राजनीतिक जागरूकता, जब पढ़ा लिखा रहेगा व्यक्ति तो खुद भी जो भी शिक्षा उसके लिए आवश्यक रहेगा, और राजनीतिक जागरूकता क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। ये सारी चीज में हमने पढ़ा कि शिक्षा का लोक व्यापीकरण के लिए क्या क्या आवश्यकता है और उसके महत्व क्या क्या है। तो आज के हम क्लास में जो पढ़े हैं उसको फिर से एक बार देखते हैं।
मैंने आपको पहले बताया कि हमारा टॉपिक जो चल रहा है भारत में विभिन्न शिक्षा से संबंधित आयोग है। पहले जो जब भारत मतलब स्वतंत्रता से पूर्व कौन कौन सा आयोग बना था, तो आयोग, उसका वर्ष और विशेष को पढ़ना है। उसके बाद भारत में स्वतंत्रता के बाद बना जो भी आयोग है, जैसे राधा कृष्णन आयोग 1948 में बना, यूजीसी की स्थापना हुई इसके तहत। फिर मुदलियार कमीशन बना, प्राथमिक शिक्षा आयोग कहा जाता है इसको। कोठारी आयोग से क्या हुआ, सारे सिलेबस का हम विद्यालय के प्रशासन निरीक्षण कर पाए। फिर औपचारिकतर शिक्षा क्या होता है कि जो भी बच्चे रहते हैं उनके अनुभव पर आधारित जो शिक्षा दी जाती है, जो बच्चा पहले से ही अपने वातावरण से चीजों को सीख जाता, उसको औपचारिकतर शिक्षा कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया आपको सतत शिक्षा की, कंटिन्यू किसी चीजों को करने से लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो वो क्या रहेगा, सतत प्रैक्टिस में रहेगा। फिर पूर्ण साक्षरता अभियान के तहत बताया कि 5 मई 1988 को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य 15 से 35 वर्ष के बच्चों को क्या करना है, साक्षर करना है। फिर इसमें एक और चीज बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जितने भी स्थानीय भाषा में प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा दिया जाना है, जिसके लिए 5 घटक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट में मैंने बताया कि शिक्षा के तकनीक के विभिन्न नवाचार हैं कि किस तरह से आप बच्चों को नए नए तकनीक से चीजों को सिखा सकते हो। और शिक्षा का लोक व्यापीकरण कहने का मतलब है कि शिक्षा को किस तरह से आप जन जन लोगों तक पहुंचाकर शिक्षा को और ऊपर कर सकते हो, साक्षरता को बढ़ा सकते हो। तो लोक व्यापीकरण में क्या क्या समस्याएं आती हैं और इसकी आवश्यकता और महत्व क्या है। तो हमारा ये टॉपिक में हमने इतना कंप्लीट किया। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है।